चेतावनी, इस वीडियो के कुछ भाग आपके दिमाग को चकरा सकते हैं। कमज़ोर दिमाग वाले इस वीडियो को ना देखें और दर्शक अपने विवेक से काम ले। हे हेलो गाइस, कैसे हो आप? इट्स काउंटडाउन हियर। मेरे लास्ट वीडियो पर आपका कंप्लीटली अमेजिंग रिस्पांस था और इसी से इंस्पायर्ड होके मेरे एक व्यूअर विशाल ने मुझे एक टॉपिक सजेस्ट किया, द पैराडॉक्स। तो आज हम बात करेंगे पैराडॉक्स के बारे में। हमारा दिमाग हमेशा से ही अजीबोगरीब चीज़ों से, उल्टे पुल्टे पजल से हैरान हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हैरानी की बात है तो पैराडॉक्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, एक ऐसा बयान जो सत्यता के आधार पर बनाया तो गया है, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक को पूरी तरह विरोध कर देता है। पैराडॉक्स एक ऐसा बयान है जिसमें आप कितना ही लॉजिक ढूंढने की कोशिश क्यों ना करो, वो बयान उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पैराडॉक्सेस की जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्सेस ऑफ ऑल टाइम। नंबर 10 पर है पैराडॉक्स ऑफ द चिकन और द एग। पहले धरती पर कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा? हजारों सालों से ये सवाल हमारे दिमाग को उलझा रहा है। इस सवाल के जवाब में अगर हम ये कहते हैं कि पहले मुर्गी आई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि बिना अंडे के मुर्गी कैसे आई? और अगर हमारा जवाब अंडा है तो फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि बिना मुर्गी के अंडा कैसे धरती पर आ सकता है? और यही ये सवाल विरोधाभास यानी पैराडॉक्स बन जाता है। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला ही नहीं। काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख ली, फिर भी नहीं। लेकिन हाँ, एक मज़ेदार आंसर ज़रूर मिला है। एक यूट्यूब वीडियो पर एक बंदे ने ये कमेंट किया था कि पहले मुर्गी आई होगी क्योंकि ऊपर वाला कभी अंडे नहीं देता। पर मेरे भाई, ऊपर वाला मुर्गी भी तो कहाँ देता है। ओके, तो बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ज़रा सोचिए कि एक लड़का जिसे अपने दादाजी बिल्कुल पसंद नहीं, वो टाइम मशीन के सहारे भूतकाल में चला जाता है और दादा दादी की शादी होने से पहले दादाजी को मार देता है। इसका मतलब अगर दादाजी की शादी नहीं हुई तो उनके बेटे का यानी उस लड़के के पिताजी का जन्म नहीं होगा, और अगर पिताजी ही नहीं होंगे तो उस लड़के का जन्म कैसे हो सकता है? और अगर ये बात सच है तो दादाजी को किसने मारा? क्योंकि जिस लड़के का अस्तित्व ही इस दुनिया में नहीं, वो अपने दादाजी को कैसे मार सकता है? और यही सवाल इस बयान को पैराडॉक्स बना देता है। टाइम ट्रैवल की इस रिसर्च में ये पैराडॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है और टाइम ट्रैवल की कुछ रिसर्च इसी टॉपिक पर आधारित है। नंबर 8 पर है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हमारे पिछले पैराडॉक्स की तरह ही ये पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। तो ज़रा सोचिए, एक बहुत ही फेमस बुक राइटर है और उसने अब तक की सबसे फेमस किताब लिखी है। एक दिन वो अपनी किताब लेकर टाइम मशीन के सहारे भूतकाल में 5 साल पीछे चला जाता है और अपने आप को ही वो किताब दे देता है। उसका भूतकाल का प्रतिरूप वो किताब पब्लिश कर देता है और वो किताब फिर से फेमस हो जाती है। बाद में वो प्रतिरूप टाइम मशीन के सहारे 5 साल और पीछे चला जाता है और अपने आप को वो किताब दे देता है और फिर से वो किताब फेमस हो जाती है। तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि वो किताब लिखी कब गई, भविष्यकाल में, वर्तमान काल में या फिर भूतकाल में? वो किताब कब लिखी गई इसके बारे में कोई जवाब नहीं होगा और इसी वजह से उस किताब का कोई ओरिजिन नहीं होगा। और जिस किताब का कोई ओरिजिन नहीं, वो किताब फेमस कैसे हो सकती है? और यही बात फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है और इसीलिए ये बात इस बयान को पैराडॉक्स बना देती है। नंबर 7 पर है स्मूलियन पैराडॉक्स। ये मेरा सबसे पसंदीदा पैराडॉक्स है। एक बड़े से रेगिस्तान में 3 दोस्त चल रहे थे। तीनों के नाम समझ लो ए, बी और सी हो गए। उन तीनों में से ए और बी अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश रचते हैं। सबसे पहले ए चुपके से सी के पानी के बोतल में जहर मिला देता है ताकि जहर पी के सी की मौत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बी सी के पानी के बोतल में छेद कर देता है ताकि बिना पानी के डिहाइड्रेशन की वजह से सी की मौत हो जाए। थोड़ी देर बाद इतने बड़े रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन की वजह से सी की आखिरकार मौत हो जाती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सी की मौत का गुनहगार कौन है? इस बात पर ए ये कहता है कि सी ने मेरा जहर नहीं पिया, इसलिए मैं गुनहगार नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके
मैंने बस सी को जहर पीने से बचा लिया, लेकिन सी तो मारा गया है ना, तो उसका हत्यारा कौन है? देखो, कानून की नज़र में तो दोनों ही गुनहगार है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उन दोनों में से सी का असली हत्यारा कौन है? यही सवाल इस कहानी को पैराडॉक्स बना देता है। आप जवाब सोचते रहिए, तब तक हम बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर है क्रोकोडाइल डिलेमा पैराडॉक्स। ये काफ़ी मज़ेदार पैराडॉक्स है। एक दिन एक बड़ी सी झील के किनारे एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ घूम रही थी। तभी एक मगरमच्छ ने उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया और कहने लगा, मैं इस बच्ची को तभी छोड़ूंगा अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे पाओ। तो बताओ, मैं इस बच्ची के साथ क्या करने वाला हूँ? मैं इसे खा जाऊंगा या फिर इसे छोड़ दूंगा? उस आदमी ने बहुत सोचा और फिर जवाब दिया, तुम उसे खा जाओगे। इस जवाब पर उस मगरमच्छ ने बच्ची को छोड़ दिया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो सुन लो। अगर सच में मगरमच्छ का प्लान उस बच्ची को खा जाना होता तो उस आदमी की कही बातें सच साबित हो जाती और मगरमच्छ को उस बच्ची को छोड़ना ही पड़ता। वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ का प्लान उस बच्ची को छोड़ देना होता तो आदमी की कही हुई बातें गलत साबित हो जाती और फिर मगरमच्छ उस बच्ची को खाने की कोशिश करता। लेकिन मगरमच्छ के ऐसा करने से आदमी की कही हुई बात कि तुम इस बच्ची को खा जाओगे सच साबित हो जाती और इसके वजह से मगरमच्छ को उस बच्ची को छोड़ना ही पड़ता। और इस तरह एक पैराडॉक्स की मदद से एक पिता ने अपने बेटी की जान बचा ली। नंबर 5 पर है थीसिस पैराडॉक्स। मान लो कि आपके पास लकड़ी की एक बोट है जिसे आपने सालों तक इस्तेमाल किया। बाद में वो बोट पुरानी होने के कारण आपने उसके पुराने पुर्जों को नए लकड़ी के पुर्जों के साथ बदल दिया और पुराने पुर्जों को संभाल के रखा। एक ऐसा वक्त आया कि बोट के सारे पुराने पुर्जों को नए लकड़ी के पुर्जों के साथ बदल दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तब क्या होगा अगर हम वो पुराने संभाल कर रखे हुए पुर्जों से एक वैसे ही दिखने वाली बोट बना ले? तो उन दोनों में से आपकी असली वाली बोट कौन सी होगी? और यही बात इस बयान को पैराडॉक्स बना देती है। नंबर 4 पर है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। हमें पता है कि दुनिया में भगवान सर्वशक्तिशाली है और वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर हम भगवान को ये कहें कि क्या वो दुनिया का सर्वशक्तिशाली पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? अगर ऐसे में भगवान उस तरह का पत्थर बना लेता है जिसे वो खुद ना उठा सके, तो भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है, क्योंकि वो ये पत्थर नहीं उठा सकता। और अगर वो उस पत्थर को उठा सके तो इसका मतलब भगवान दुनिया का सर्वशक्तिशाली पत्थर नहीं बना सकता जिसे वो खुद ना उठा सके। और यही बात इस बयान को बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स बना देती है। नंबर 3 पर है इपिमेनिडिस पैराडॉक्स, जिसे द लायर्स पैराडॉक्स भी कहते हैं। नाम देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये पैराडॉक्स किस बारे में है। मान लीजिए एक इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है, वो एक कागज़ पर ये लिखता है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। तो यहाँ आप ये कहोगे कि उसने लिखी हुई बात तो सच है, इसका मतलब उसने सच बोला है। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि वो एक झूठा इंसान है। अगर वो सच में एक झूठा इंसान है तो इसका मतलब उसने लिखी हुई बात भी झूठ होगी। और उसने कागज़ पर क्या लिखा था, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो ये बात भी झूठी होगी। इसका मतलब अगर वो झूठ नहीं बोलता तो वो सच बोलता है। पर वो सच कैसे बोल सकता है? वो तो हमेशा झूठ बोलता है क्योंकि वो झूठा इंसान है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था द लायर्स पैराडॉक्स। नंबर 2 पर है अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से मान लीजिए कि आपके पास एक अनस्टॉपेबल हथौड़ा है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, और आपके पास एक ऐसा अनब्रेकेबल शील्ड या फिर कहे एक कवच है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। ऐसे में आपने वो हथौड़ा उस शील्ड की तरफ फेंका तो क्या होगा? अगर शील्ड ने हथौड़े को रोक लिया तो इसका मतलब वो हथौड़ा अनस्टॉपेबल नहीं, और अगर शील्ड उस हथौड़े के वजह से टूट जाती है तो इसका मतलब वो शील्ड अनब्रेकेबल नहीं है। तो ये था अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। एक मिनट, अनस्टॉपेबल हथौड़ा और अनब्रेकेबल शील्ड, पता नहीं थॉर और कैप्टन अमेरिका में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? आप क्या सोचते हो? नंबर 1 पर है पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। ये पैराडॉक्स प्राचीन ग्रीक के समय से चला आ रहा है। ये पैराडॉक्स अपने आप में ही एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार
एक लड़के के पास वकालत सीखने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो लड़का एक वकालत सिखाने वाले टीचर के पास चला गया और उसने टीचर से ये कहा कि वो उसे वकालत सिखाए, और जब वो कोर्ट में अपनी पहली केस जीतेगा तब वो उन पैसों से उनके ट्यूशन की फीस देगा। इस बात को मानकर टीचर ने उसे वकालत सिखाई, लेकिन आगे जाकर उस लड़के ने कोई केस नहीं लड़ी और टीचर को पैसे देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि सौदे के हिसाब से वो लड़का अपनी पहली केस जीतने पर ही टीचर को फीस देने वाला था। इस बात पर गुस्सा होकर टीचर ने लड़के के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और ये कहा, अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, और अगर मैं ये केस हार भी जाता हूँ तभी भी मुझे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि सौदे के अनुसार लड़का अपनी पहली केस जीतने पर मुझे फीस देने वाला था। यहाँ आप यही सोच रहे होंगे कि ये बात तो सही है ना? लेकिन जवाब में लड़के ने क्या कहा ये तो सुन लो। उसने ये कहा कि अगर मैं केस जीता तो मुझे फीस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये केस मैं जीता हूँ, और अगर मैं ये केस हार जाता हूँ तो भी मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सौदे के अनुसार मेरी पहली केस जीतने पर ही मैं टीचर को उनकी फीस देने वाला था। ये काफ़ी बड़ा पैराडॉक्स है और सोचने पर भी मजबूर करता है। तो ये थे टॉप 10 माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्सेस ऑफ ऑल टाइम। आप इन पैराडॉक्सेस के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले नंबर 0 तो सुनते जाओ। मुझे ये पता नहीं कि ये पैराडॉक्स है भी या नहीं, ये मैंने अपने आप से तैयार किया हुआ है, तो ज़रा सुन लो। क्या ये बात झूठ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब हाँ, ये बात झूठ है कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका मतलब नहीं, ये बात झूठ है कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो ये बात साबित करने के लिए सब्सक्राइब कर दो ना यार, किसने रोका है? हाँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना? तो दोस्तों, ये वीडियो यही ख़त्म होती है और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय।